नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज ये हमारी जो हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं जिसके अंतर्गत रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रा वृत्तांत इत्यादि शामिल हैं। उसकी ये अंतिम कक्षा है और आज हमारी ये तीसरी क्लास है। और इसके अलावा जो यूजीसी नेट के हमारे जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है उसमें इकाई 10 के अंतर्गत जो हिंदी गद्य की अन्य विधाएं हैं उन सभी प्रश्न हैं उसको शामिल कर लिया है। और आज के हमारा जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक का भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रस्तुत प्रसिद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक का भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो संस्कृति की जो 4 अध्याय हैं वो रामधारी सिंह दिनकर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत किया है। तो जो इसका जो वो है संस्कृति के 4 अध्याय वो है रामधारी सिंह दिनकर और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। और ये जो पुस्तक है ये समर्पित की है उन्होंने भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद यादव को। तो उन्होंने जो पुस्तक है राजेंद्र प्रसाद है उनको जो पुस्तक है ये समर्पित की है। और इसका जो भूमिका और जो निवेदन है वो लिखा है दिनकर ने। कई बार प्रश्न भी आता है कि जो भूमिका और जो निवेदन है वो किसने लिखा है? तो जो भूमिका और जो निवेदन है वो लिखा है दिनकर ने। और इसका जो प्रस्तावना है वो लिखा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने। तो इसका जो भूमिका और जो निवेदन है तो इसका जो भूमिका और जो निवेदन है वो लिखा है दिनकर जी ने और इसकी जो प्रस्तावना है वो लिखी है नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म या युग्म है वो सही है? महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसीराम मुर्दैया, दिनकर जामुन का पेड़, विवेकी राय बोलाराम का जीव, रमनिका गुप्ता आफुद्री। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना। तो जो महादेवी वर्मा का जो ठकुरी बाबा है एक महत्वपूर्ण जो संस्मरण है वो है। और ये जो ठकुरी बाबा है जो स्मृति की रेखा है उसमें संकलित है और उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। तो महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा सही है। फिर है तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया, ये भी सही है और इसका जो प्रकाशन वर्ष 2010 है। दिनकर का जामुन का पेड़ नहीं है जबकि जामुन का पेड़ जो रचना है वो है कृष्ण चंद्र की जो कि एक हास्य व्यंग्य कथा या कहानी में शामिल है। फिर है विवेकी राय का बोलाराम का जीव। तो विवेकी राय का बोलाराम का जीव नहीं है, बोलाराम का जीव जो रचना है वो है हरिशंकर परसाई का। तो बोलाराम का जीव है वो किसका है? वो है हरिशंकर परसाई। और रमनिका गुप्ता की जो आत्मकथा है वो है आप उदरी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से महादेवी वर्मा का जो संस्मरण ठकुरी बाबा, तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया और रमनिका गुप्ता की आप उदरी, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। तो ए सी और ई जो ऑप्शन है वो सही है हमारे। मुर्दैया ठाकुर बाबा ए बी और ई, बी आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी है और इसका प्रकाशन वर्ष है वो क्या लिखा है? तो जो प्रेमचंद की जो जीवनी लिखी है वो लिखी है उनकी जो पत्नी है शिवरानी देवी ने और वो नाम से लिखी है वो है प्रेमचंद घर में। इसके अलावा शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी लिखने के अलावा 2 अन्य व्यक्तियों ने प्रेमचंद की बड़ी महत्वपूर्ण जीवनी लिखी है। एक है कलम का सिपाही जो कि अमृत राय द्वारा लिखित है और एक है कलम का मजदूर जो कि मदन गोपाल ने लिखा है। तो प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? ऑप्शन है 1942, 44, 43 और 50। तो 1944 है वो इसका प्रकाशन वर्ष है वो है प्रेमचंद घर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का उनकी विधाओं के साथ सम्मिलित सही युग्म है वो कौन सा है? तो निम्नलिखित रचनाएं हैं और उनकी जो विधाओं हैं उनके अनुसार है वो सही सम्मिलित है कौन सा? ऑप्शन है प्रेमचंद घर में, आत्मकथा, एक कहानी यह भी जीवनी, भोलराम का जीव व्यंग्य, माटी की मूर्तें संस्मरण और अरे आयावर रहेगा याद कविता। तो उसका जो सही सम्मिलित है वो कौन सा है?
तो जो प्रेमचंद घर में है वो आत्मकथा नहीं है, बल्कि जो प्रेमचंद घर में वो क्या है, वो है जीवनी। और इसकी जो जीवनीकार है वो है शिवरानी देवी। एक कहानी ये भी, ये जीवनी नहीं है, बल्कि ये मनु भंडारी की आत्मकथा है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2007। भोलाराम का जीव ये व्यंग्य विधा है, बिल्कुल सही है। और इसके जो रचनाकार हैं, जो व्यंग्यकार हैं, वो हैं हरिशंकर परसाई। माटी की मूर्तें, ये संस्मरण नहीं है ये, बल्कि ये संस्मरण और रेखा चित्र दोनों में शामिल है। और अरे अयावर रहेगा याद, ये कविता नहीं है, बल्कि ये आगे का यात्रा वृत्तांत है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1953। तो इस तरीके से जो भोलाराम का जो जीव है वो बिल्कुल सही है, वो व्यंग विधा में रचित विधा है। और इसके जो व्यंग्यकार है वो है हरिशंकर परसाई। तो जो सी आंसर है वो हमारा सही है। तो जो हमारा इसमें देखेंगे हम, तो जो सी और जो डी है वो हमारा सही है, क्योंकि जो रेखा चित्र और संस्मरण है वो दोनों में है, वो काउंट हो जाता है। तो जो सी और जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। ये प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के खंडों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार है वो व्यवस्थित करना है। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, तो जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो उन्होंने 4 भाग है उसमें प्रकाशित की है। उसका जो पहला भाग है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से स्वपन तक। तो इसमें सबसे पहले आएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1969। क्या भूलूं क्या याद करूं के बाद है नीर का निर्माण फिर 1970। फिर है इनका प्रवास की डायरी 1972। फिर है बसेरे से दूर, और अंत में आएगा 10 द्वार से सोपान तक। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और बीच में आता है इनका प्रवास की डायरी। अगला प्रश्न है, ये हमारा वो प्रश्न है, उसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से हमको देखना है कि जो कौन सा वो सही है, वो सम्मिलित है, वो नहीं है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी मुर्दैया। तो जो मुर्दैया जो आत्मकथा है वो डॉक्टर तुलसीराम की है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 2010। तो मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी मुर्दैया, ये स्टेटमेंट सही है। कर्म बहुत से आघात सहने का एकमात्र उपाय होता है। कर्म बहुत से आघात सहने का एकमात्र उपाय होता है। एक बूंद सहसा उछली, ये आज्ञा का यात्रा वृत्तांत है, ये उनका स्टेटमेंट नहीं है। जन्म विज्ञान की पहली कसौटी रंग की है माटी की मूर्तें। आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है, अंत उतना ही महत्वपूर्ण महत्वहीन आवारा मसीहा। तो जो आवारा मसीहा है वो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी है, और ये जो जीवनी है वो कथा शिल्पी जो शरद चंद्र है उन पर आधारित है। तो आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वहीन ये आवारा मसीहा है, ये स्टेटमेंट है, सही है। जन विज्ञान की पहली कसौटी रंग की है माटी की मूर्तें। ये माटी की जो मूर्तें हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी है, उनका जो रेखा चित्र और संस्मरण है ना उसमें दोनों में ही शामिल होती है। तो एक कथन गलत है। किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं है ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, ये मुर्दैया, ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। कर्म बहुत से आघात सहने का एकमात्र उपाय है, एक बूंद सहसा उछली, ये स्टेटमेंट गलत है। जन विज्ञान की पहली कसौटी रंग की है माटी की मूर्तियां, ये स्टेटमेंट गलत है। आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है, अंत उतना ही महत्वहीन, स्टेटमेंट आवारा मसीह सही है। और किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा विधि व्यवस्था। क्या बोलूं क्या याद करूं, ये स्टेटमेंट सही है। तो ए डी और जो ई ऑप्शन है वो हमारा सही है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जो कॉन्सेप्चुअल वाला जो प्रश्न बोलते हैं ना, क्योंकि रचनाओं के अंदर से जाकर पूछना, वो प्रश्न रहा है ये जामुन का पेड़ है। तो जो जामुन का पेड़ है वो कृष्ण चंद्र द्वारा रचित एक हास्य व्यंग विधा में रचित है, या इसको कहानी बोल सकते हैं। और ये जो जामुन का पेड़ है इसमें जो सरकारी कार्यालयों में व्याप्त जो लाल फीताशाही है या जो भ्रष्टाचार है उसका जो बड़ा ही मार्मिक वर्णन है वो कृष्णचंद्र ने किया है। तो जो कृष्णचंद्र की जो हास्य व्यंग विधा है वो जामुन का पेड़ है, उसका आधार पर ये जो स्टेटमेंट है वो दिए गए हैं। उसमें एक बड़ा ही उनका वो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे,
लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुम्हारे खबर होने तक। तो इसके माध्यम से वो सरकारी कार्यालयों में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उस पर वो चित्रित है वो करती है। सेक्रेटरी, क्लर्क, माली और आदमी। तो जो जामुन का पेड़ है इसके जो पात्र हैं वो है सेक्रेटरी, क्लर्क, माली और आदमी। फिर वाक्य है हमारे पास, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। फिर है, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। तीसरा स्टेटमेंट है, हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। तो जो सेक्रेटरी है वो कथन है, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, मगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तो जो सेक्रेटरी का जो कथन है वो है, हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। फिर आदमी का जो स्टेटमेंट है, जो पेड़ के नीचे जो दबा हुआ था, जो जामुन के पेड़ के नीचे, वो एक शायर था और उसका उपनाम था ओस। ओस के उपनाम से उनका जो गद्य संग्रह वो भी प्रकाशित हुआ था। आदमी का स्टेटमेंट था कि मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। फिर क्लर्क है वो बोलता है कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है। और माली का स्टेटमेंट है कि अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाती। तो सेक्रेटरी का कथन है, हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। ए का थर्ड दो स्टेटमेंट हमारे पास। फिर बी क्लर्क का है, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। फिर माली का है, मगर इस तरह। फिर माली का जो स्टेटमेंट है वो है सी का 4, आदमी का है डी का 4। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जिसका जो स्टेटमेंट बनेगा, सेक्रेटरी का जो कथन है वो है, हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। तो ए का जो थर्ड है वो दो ऑप्शन है हमारे पास, और डी का फोर्थ या 2। आदमी का जो कथन है, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। बी का 1 है, क्लर्क अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, माली मगर यह एक आदमी की जो जान है उसका ये सवाल है। तो जो ये ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के आधार पर जो निम्नलिखित कथन है वो कौन से गलत है। तो जो आवारा मसीहा है उसके आधार पर हमको देखना है कि कौन से जो कथन है, हमको ये याद रखना है कि इसमें असत्य है वो देखना। तो असत्य का मतलब कि इसमें जो आवारा मसीहा है उसके आधार पर हमारा जो कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है उसको देखना है। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव है वो पास हो। तो नागपुर के असहयोग कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग प्रस्ताव, ए ऑफ स्टेटमेंट है वो गलत है। देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे, ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर है, देशबंधु दास ने घोषणा की थी कि वे अपनी वकालत छोड़ देंगे, ये स्टेटमेंट सही है। देशबंधु दास दास की आय और उनकी ऐश्वर्य की कोई सीमा ना थी, ये स्टेटमेंट भी सही है। और देशबंधु की वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू बड़ोदरा में रहते थे, ये स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इस तरीके से अगर कौन कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है अगर हम देखेंगे तो ए बी और जो ई स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। तो जो सी आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनकी जो विधाओं हैं उनके साथ जो सही सम्मिलित है वो करना है। तो एक तरफ जो रचनाएं हैं फिर उनकी तरफ जो कौन सी जो विधा वगैरह है उनको जो सम्मिलित है वो करना है। भोलाराम का जीव है व्यंग। तो जो भोलाराम का जीव है वो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग विधा की रचना है, ये स्टेटमेंट सही है। आवारा मसीहा ये जीवनी है, और ये जो जीवनी है इसके जो जीवनीकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। और ये जो कथा शिल्पी है शरद चंद्र है, उसकी जो जीवनी है उस पर ये आधारित है। मुर्दैया है वो आत्मकथा नहीं है, बल्कि मुर्दैया है वो क्या है, वो है आत्मकथा। मुर्दैया है वो कहानी नहीं है। और जो इसके जो आत्मकथाकार हैं वो हैं डॉक्टर तुलसी राम। तो इस तरीके से बोलाराम का जीव है वो व्यंग सही है, आवारा मसीहा जीवनी भी सही है। तो जो ए और जो ई स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी जो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे गलत है। अगला प्रश्न है कि मुर्दैया है उनके बारे में हमको जो कौन से जो स्टेटमेंट है वो गलत है
उनकी चर्चा करनी। तो जो मुर्दैया है वो डॉक्टर तुलसीराम है, उनकी आत्मकथा है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2010। और ये जो आत्मकथा है मुर्दैया, उसको डॉक्टर तुलसीराम ने वो 7 जो उपशीर्षक है उसमें विभाजित भी किया, और उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2010। तो जो मुर्दैया के संदर्भ में हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि कई बार हम प्रश्न है उसको ढंग से नहीं पढ़ते हैं, और सत्य असत्य, कौन सा गलत है कौन सा गलत सही नहीं है, इसकी जो चर्चा है वो देख ही नहीं पाते हैं। तो कौन सा गलत है? साईं के पर्वतवा में सांप बोलेला, साईं मारे सुनकड़िया से सब सपा सब। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, और कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम है वो रमेश रखा था, ये स्टेटमेंट है वो गलत है। फिर है, जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया, ये स्टेटमेंट सही है। फिर है, हिंदी ना बोलने वाले लोगों को छोटा सा तथा बड़ा सा के बीच लिखते समय बोलते समय फर्क नहीं करना आता, ये स्टेटमेंट गलत है। और इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 7 जून 1956 को परिणाम आने वाला है। तो इस तरीके से ये जो 3 स्टेटमेंट है वो गलत है। बाकी की जो 2 स्टेटमेंट है जो मुर्दैया के बारे में वो सही है। तो साईं के सपरवा में के सांप बोलेला, साईं मारे सिट गुनिया ते से सपा सप, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, और कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम है वो रमेश रखा था, ये स्टेटमेंट गलत है। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया, ये स्टेटमेंट सही है। हिंदी ना बोलने वाले लोगों को छोटा सा तथा बड़ा सा के बीच लिखते समय या बोलते समय फर्क करना, ये स्टेटमेंट गलत है। और एक संदर्भ में अफवाह उड़ी, ये गलत है। तो इस तरीके से हमारा जो बी, डी और ई है वो गलत है, तो ये जो आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोटकर एक जाति बना देता है। तो जो ये स्टेटमेंट है हमको देखना है कि एक स्टेटमेंट है वो कौन सी पुस्तक है उससे लिया गया है। भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोटकर एक जाति बना देता है। उपरोक्त पंक्तियों की रचना और रचनाकार, ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो हिंदी साहित्य की भूमिका है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो साहित्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृति के 4 अध्याय ये रामधारी सिद्दीनकर का है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन का ये यात्रा वृत्तांत है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो है। तो भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोटकर एक जाति बना देता है। उपरोक्त पंक्तियों की रचना और रचनाकार, तो ये जो रचनाकार हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। अगला प्रश्न है, ये माटी की ये रचनाएं हैं, एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ उनके जो रचनाकार है उनका जो मिलान है वो करना है। रचना और रचनाकार, तो जो माटी की मूर्तियां हैं वो रेखा चित्र और संस्मरण है, और इसके जो रचनाकार है वो है राम वृक्ष बैनीपुरी। फिर ठकुरी बाबा ये संस्मरण है, और ये जो संस्मरण है वो है महादेवी वर्मा। और ये जो ठकुरी बाबा है वो किसमें संकलित है? वो संकलित है स्मृति की रेखाओं में। जामुन का पेड़ ये हास्य व्यंग विधा की रचना है, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कृष्ण चंद्र। और ये जो आप उदरी है वो रमनिका गुप्ता है, उनकी जो आत्मकथा वो है। तो इस तरीके से माटी की मूर्ति रेखा चित्र संस्मरण रामवृक्ष बैनीपुरी, ठकुरी बाबा संस्मरण रामवृक्ष ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा, जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र, और आप उदरी वो आत्मकथा है वो है रमनिका गुप्ता की। दिशा की खोज उपशीर्षक है वो किस रचना से संबंधित है? तो जो दिशा की खोज है, तो जो रचना है वो विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित होती हैं। तो उसकी चर्चा करने की जो दिशा की खोज है वो किस उपशीर्षक है उसके अंतर्गत है वो संबंधित है। आवारा मसीहा, मुर्दैया, एक कहानी, ये भी, और क्या बोलूं क्या याद करूं। तो जो क्या बोलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, और इससे उन्होंने विभिन्न उपशीर्षक उसमें विभाजित नहीं किया है। एक कहानी, ये भी मनु भंडारी की आत्मकथा है, और ये उपशीर्षकों में विभाजित नहीं है। मुर्दैया ये डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा, ये विभिन्न उपशीर्षक है, जो 7 उपशीर्षक है उसमें विभाजित है, लेकिन दिशा की खोज वो उपशीर्षक नहीं है। इस तरीके से जो आवारा मसीहा है जो विष्णु प्रभाकर रचित जीवनी है, और जो कि कथा शिल्पी शरदचंद्र पर आधारित है, ये उपशीर्षक है उसमें विभाजित है। और ये 3 उपशीर्षक है उसमें विभाजित है। 3 उपशीर्षक उसमें एक है दिशा हारा, पहला जो शीर्षक है। फिर है दिशा की खोज,
दूसरा जो शीर्षक है वो है दिशा की खोज, और अंत में है वो है देशांत। इस तरह के तरीके से विष्णु प्रभाकर ने जो जीवनी लिखी है वो उन्होंने उसके जो 3 भाग हैं उसमें विभाजित है, वो किया है दिशाहारा, दिशा की खोज और देशांत। तो दिशा की खोज जो शीर्षक वो किससे संबंधित, वो है आवारा मसीहा से। अगला प्रश्न है कि साहित्य की ताजगी और वेदकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। ये स्टेटमेंट है कि साहित्य की ताजगी और वेदकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर है उसमें नहीं होती। हमारे पास ऑप्शंस हैं। उपरोक्त कथन अब किस रचना की भूमिका से उद्धृत है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास जो पुस्तक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य इतिहास की पुस्तक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1929। एक कहानी है भी, ये मनु भंडारी की आत्मकथा है, आवारा मसीहा जीवनी और संस्कृति की 4 अध्याय। तो जो साहित्य की ताजगी और वेदकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। ये रामधारी सिंह दिनकर की जो संस्कृति की 4 अध्याय पुस्तक, उसकी जो भूमिका है जो कि दिनकर जी ने लिखी है, उसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार चंपा की मृत्यु के समय लेखक आयु को कौन सी अवस्था में था। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1969। तो क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार चंपा की मृत्यु के समय लेखक आयु को कौन सी अवस्था में था। युवावस्था, लड़कपन, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो जब हरिवंश राय बच्चन की जब पहली पत्नी उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो युवावस्था, लड़कपन, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो जब चंपा की मृत्यु के समय जो लेखक है वो लड़कपन वाली जो अवस्था है उसमें थे। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र ठकुरी बाबा के ठकुरी बाबा क्या है। तो जो महादेवी वर्मा है वो अपने रेखा चित्र और संस्मरण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानी जाती है। उनके प्रमुख संस्मरणों में पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। और महादेवी वर्मा के रेखा चित्र और संस्मरणों की एक खासियत रही है कि उनमें न केवल उन्होंने मानव को स्थान दिया बल्कि मानवेतर जो अन्य पशु पक्षी हैं, चाहे वो गुल्लू गुलेरी हो या नीलकंठ गाय हो, उनको भी मेरा परिवार है वो उसमें शामिल करती हैं। ये महादेवी वर्मा की जो संवेदना है और जो करुणा है वो उसको दर्शाता है। तो महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र ठकुरी बाबा, ये संकलित है वो है स्मृति की रेखाओं में, और इस संस्मरण में उन्होंने जो 7 व्यक्ति हैं उनकी चर्चा है वो की है। उसमें एक तो है ठकुरी बाबा, एक उसमें भक्तिन भी शामिल है। तो ठकुरी बाबा क्या थे, नर्तक, वादक, लेखक, रसिया और गृह गायक। तो जो ठकुरी बाबा है वो ठकुरी बाबा संस्मरण में वो क्या है, वो है रसिया और गृह गायक। तो इस तरीके से वो हाला गायन उसके बड़े ही बड़े रसिक काव्य प्रेमी रहे हैं। तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया का आरंभ होता है। तो जो मुर्दैया है वो डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2010, और इसे उन्होंने जो 7 उपशीर्षक हैं उसमें विभाजित भी किया है। ऑप्शंस हैं, आत्मकथा मुर्दैया का आरंभ होता है, भूत प्रेत और अंधविश्वास, स्कूली वातावरण से, समाज के उदात्त रूप से और पूजा पाठ से। तो जो डॉक्टर तुलसीराम की जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि इसका जो आरंभ है वो किससे होता है, भूत प्रेत और अंधविश्वास, स्कूली वातावरण से, सामाजिक के उदात्त रूप में और जो पारिवारिक पूजा पाठ से। तो जो तुलसीराम की जो आत्मकथा मुर्दैया, उसका जो पहला उपशीर्षक है वो है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इस तरीके से भूत प्रेत और जो अंधविश्वास है वो इसका आरंभ वो होता है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है। तो जो प्रेमचंद घर में है वो शिवरानी देवी द्वारा रचित जीवनी है, और ये जो जीवनी है वो किस पर आधारित है, वो रचित है प्रेमचंद पर। तो जो शिवरानी देवी है वो प्रेमचंद की जो पत्नी है वो होती हैं, और उन्होंने जो जिस तरीके से प्रेमचंद का जो जीवन और व्यक्तित्व और उनके जो साहित्य कर्म है उसको जो जीवनी है उसमें रेखांकित किया है। तो जो प्रेमचंद घर में है वो क्या किस विधा की रचना है, वो है जीवनी की, और इसकी जो लेखक है वो है जीवनीकार है वो है शिवरानी देवी, और किस पर आधारित है, वो है प्रेमचंद पर, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1944। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी के पति कौन थे। तो जो मनु भंडारी है वो नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं, और जो जिस तरीके से नई कहानी आंदोलन में 3 पुरुष तरह माना जाते हैं उसमें मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव शामिल हैं, उसी तरीके से नई कहानी आंदोलन में 3 महिला तरह भी हैं। उसमें मनु भंडारी के साथ में उषा प्रियबंदा और जो कृष्णा सोबती हैं वो शामिल रही। तो मनु भंडारी के जो पति हैं वो ऑप्शंस हैं,
निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और अमरकांत। तो जो मनु भंडारी के जो पति थे वो थे राजेंद्र यादव। तो जो मनु भंडारी की जो जो पति थे वो कौन थे? वो थे राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा है वो किसने जीवनी है? किस जीवनी है? तो जो विष्णु प्रभाकर की जो आवारा मसीहा है उसने हिंदी साहित्य में जो जीवनी गद्य विधाएं हैं उसको एक नया और महत्वपूर्ण आयाम प्रदान किया। तो विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किसकी जीवनी? ऑप्शन हैं शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास और जयशंकर प्रसाद। तो जो विष्णु प्रभाकर द्वारा जो कृत जो जीवनी है आवारा मसीहा वो किस पर आधारित है? वो है कथा शिल्पी शरत चंद्र पर। तो कथा शिल्पी शरत चंद्र पर ही आधारित है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974। और ये सबसे इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जीवनी को तैयार करने में विष्णु प्रभाकर ने अपना जो जीवन का जो 14 वर्ष है वो लगाया था। और ये जो जीवनी है वो 3 भागों में विभाजित है, दिशाहारा, दिशा की खोज और देशांत। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं कब प्रकाशित हुई? तो जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में प्रकाशित है। क्या भूलूं क्या याद करूं इसका पहला भाग है। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं के बाद नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सौपंद। तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 1959, 69, 79 और 89। तो जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं ये कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1969 में। अगला प्रश्न है, कृष्णचंद्र की हास्य व्यंग्य कहानी का क्या नाम है? तो जो कृष्णचंद्र है ये इनके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्णचंद्र ने उर्दू के साथ साथ जो हिंदी भाषा है उसमें बड़ा ही अपना जो महत्वपूर्ण जो लेखन कर्म है वो किया है। और इनकी जो हास्य व्यंग्य कहानी है वो है जामुन का पेड़। ये कृष्णचंद्र की जो हास्य व्यंग्य बदा वाली जो रचना है उसका नाम क्या है? वो है जामुन का पेड़। ये जो जामुन का पेड़ है उसमें कृष्णचंद्र ने जो सरकारी कार्यालयों में जो व्याप्त जो लाल फीताशाही है जिसको रेड टेपिज्म बोला जाता है और जो उसमें व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन है वो किया गया। इस तरीके से एक मतलब रात के समय एक बड़ा ही तूफान तेज आता है और उसमें एक व्यक्ति है वो नीचे वो दब जाता है। तो जब वो पेड़ को हटाने की प्रक्रिया में वो जो उस जो व्यक्ति है उसको निकालने के समय किस प्रकार का जो लाल फीताशाही है जो फाइल है वो एक जगह से दूसरी तरफ जाती है उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन है वो सरकारी कार्यालयों में आपको नजर आता है। और इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शेर है वो कहा गया है, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुम्हारे खबर होने तक। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास को किसने 4 अध्यायों या भागों में बांटकर लिखा है? भारत के सांस्कृतिक इतिहास को किसने 4 अध्यायों भागों में बांटकर लिखा है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, अज्ञ, रामधारी सिंह दिनकर और मुक्तिबोध। तो जो भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसको किसने 4 भागों में बांटकर लिखा है? हरिवंश राय बच्चन, अज्ञ, रामधारी सिंह दिनकर और मुक्तिबोध। तो जो भारत की संस्कृति के 4 अध्याय वो है रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटा। उस पुस्तक का नाम है संस्कृति के 4 अध्याय और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास को किसने 4 भागों में बांटा है? वो है रामधारी सिंह दिनकर ने और इस पुस्तक का नाम है संस्कृति के 4 अध्याय और इसका जो प्रकाशन वर्ष वो है 1956। राहुल सांकृत्यायन कृत मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष क्या है? राहुल सांकृत्यायन है वो अपनी घुमाकर प्रवृत्ति है उसके लिए जाने जाते हैं और इसके अलावा इन्होंने जो सिद्ध और नाथ साहित्य है उस पर काफी रिसर्च भी की और हिंदी काव्य धारा में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनकी जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत है उसमें मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, तिब्बत में 1.25 वर्ष इत्यादि इनके प्रमुख महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं। तो इनका जो यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, ऑप्शंस हैं 1927, 37, 47 और 57। तो इनका जो यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937। और ये जो मेरी तिब्बत यात्रा है वो क्या है? वो 5 भागों में विभाजित है। मेरी तिब्बत यात्रा है वो कितने भागों में विभाजित है? वो 5 भाग हैं उसमें विभाजित है। तो इस तरीके से राहुल सांकृत्यायन की जो यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937 और ये 5 भाग हैं उसमें विभाजित भी है। अज्ञे कृत अरे अयावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो अज्ञे है ना केवल एक महत्वपूर्ण कवि रहे हैं बल्कि एक महत्वपूर्ण गद्यकार रहे हैं और गद्य के क्षेत्र में उन्होंने ना केवल उपन्यास और कहानियां लिखी हैं बल्कि यात्रा वृत्तांत में भी अपनी उन्होंने जो लेखनी है वो चलाई है।
आज्ञा के दो बड़े ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं, वो है एक बूंद सहसा उछली और अरे आयावर रहेगा याद। तो अरे आयावर रहेगा जो याद है, उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1953। और इस जो यात्रा वृत्तांत है उसमें आज्ञा ने भारतीय उपमहाद्वीप के जो स्थल है उनका जो वर्णन है वो प्रस्तुत किया है। तो दूसरी तरफ एक बूंद सहसा उछली में उन्होंने जो पश्चिमी जो देश हैं उनमें उन्होंने जो भ्रमण किया है उसका वर्णन है वो किया है। तो अरे आयावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, तो वो विधा की रचना है वो है यात्रा वृत्तांत। और इसके अलावा इनका एक और यात्रा वृत्तांत याद रखेंगे, वो है एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली। और ये जो यात्रा वृत्तांत है अरे आयावर रहेगा याद, इसको आगे ने विभिन्न उपशीर्षक है उसको मैं विभाजित किया है। उसमें एक है परशुराम से तुरकम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलोरा, माजली, बहता पानी निर्मल, सागर शोभित मेघ मेघला इत्यादि जो उप शीर्षक है उसमें विभाजित किया है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा एक कथन है वो गलत है। तो जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी है आवारा मसीहा, ये किस पर आधारित है, ये जो जीवनी है वो आधारित है कथा शिल्पी शरद चंद्र पर। तो उसके बारे में हमको देखना है कि कौन सा कथन गलत है। स्टेटमेंट है ये शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो आवारा मसीहा वो कथा शिल्पी जो शरद चंद्र चटर्जी है उनकी जीवनी है। आवारा मसीहा के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1974 में हुआ था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो आवारा मसीहा है उसके जो प्रथम संस्करण है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है, वो है 1974। ये स्टेटमेंट सही है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लिखने में 14 वर्ष लगे थे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने उसकी जो भूमिका है आवारा मसीहा उसकी भूमिका में रेखांकित किया है कि आवारा मसीहा का लिखने का कार्य है वो उन्होंने 1959 में प्रारंभ कर दिया था और 1973 में जाके वो खत्म हुआ था। इस तरीके से विष्णु प्रभाकर ने जो आवारा मसीहा वो लिखने में 14 वर्ष का जो समय है वो लगाया था। पर्वों का क्रम दिशा की खोज, दिशा हारा और दिशांत है, ये ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि जो पर्वों का जो क्रम है वो है दिशा हारा, दिशा की खोज और अंत में है वो है देशांत। तो ये जो पर्व है जो 3 भाग है उसमें विभाजित किया गया, तो ये जो क्रम है वो इसका है दिशा हारा, दिशा की खोज और देशांत। तो जो डी स्टेटमेंट वो गलत है और ये हमारा वो सही भी है क्योंकि हमको देखना है कौन सा जो विकल्प है वो असत्य है। मुर्दैया आत्मकथा को तुलसीराम ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है, उन उपशीर्षकों को सही क्रम किया है। तो जो मुर्दैया जो आत्मकथा है डॉक्टर तुलसीराम है, इसका जो प्रकाशन वर्ष 2010 है, इसे उन्होंने जो 7 उपशीर्षक है उसमें विभाजित है वो किया है और उन्हीं जो 7 उपशीर्षकों में से 5 उपशीर्षक है वो दिए गए हैं और उनका जो क्रम है वो लगाने के लिए पूछा गया है। मुर्दिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, भूतनिया नागिन, मुर्दैया तथा उसकुली जीवन और अकाल में अंधविश्वास। ये जो मुर्दैया से विभिन्न प्रकार के जो उपशीर्षक हैं वो आए गए हैं और उनको जो क्रम है उसमें लगाना है। मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, भूतनिया नागिन, मुर्दैया तथा उसकुली जीवन और अकाल में अंधविश्वास। तो सबसे पहले जो इस जो आत्मकथा है इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि से। तो मुर्दैया जो आत्मकथा है उनकी जो सबसे पहला जो उपशीर्षक है वो है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि। उसके बाद जो इसकी जो शुरुआत होती है वो उपशीर्षक आता है वो आता है मुर्दैया तथा उसकुली जीवन। फिर उसके बाद है अकाल में अंधविश्वास। फिर उसके बाद आता है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन और भूतनिया नागिन। तो इस तरीके से जो सी स्टेटमेंट है वो सही है। और इसकी जो अन्य जो उपशीर्षक हैं एक है आजमगढ़ में फक्कासी और चले बुद्ध की राय। तो ये 5 दिए गए हैं और 2 और अन्य वो हैं आजमगढ़ में फक्कासी और चले बुद्ध की राय। इसकी जो शुरुआत है वो होती है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि से और दूसरा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन और अंतिम 2 है वो है चले बुद्ध की राह और आजमगढ़ में फक्कासी। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा एक तथ्य है असत्य है, गलत है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। तो उसके बारे में गलत स्टेटमेंट। इसकी भूमिका है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है।
ये इसकी जो भूमिका है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। फिर दूसरा ऑप्शन है, तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है। पुस्तक का समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है। पहला संस्करण है वो 1956 में प्रकाशित हुआ। तो इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ये स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि इसकी जो भूमिका है वो लिखी है दिनकर ने स्वयं। इसका जो निवेदन है और जो भूमिका है वो लिखी है दिनकर ने। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है इसकी प्रस्तावना। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या लिखा गया है, संस्कृति के 4 अध्याय की प्रस्तावना, और इसकी जो भूमिका है वो लिखी है दिनकर ने। तो ये स्टेटमेंट गलत ही हो गया है। तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो तीसरा अध्याय है उसका जो शीर्षक है वो है भारतीय हिंदू धर्म और इस्लाम। तो जो तीसरा जो अध्याय है वो है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। हिंदू संस्कृति और इस्लाम। तो तीसरा शीर्षक है वो है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पुस्तक का समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका जो समर्पित जो पुस्तक की है वो है राजेंद्र प्रसाद के नाम। और पहला संस्करण 1956 में प्रकाशित हुआ था। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसकी जो दो स्टेटमेंट है वो गलत है, वो है ए और बी। तो जो शुरू के जो दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो संस्कृति के 4 अध्याय से संबंधित वो गलत है। अगला प्रश्न है, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग जाती है, 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है, 20 में जाता है हमें 20 बार एक ही बात का। तो जो बोलाराम का जीव, ये मिसप्रिंट हो गया, बोलाराम का जीव में यह वार्तालाप किन चरित्रों के माध्यम से हुआ। तो जो बोलाराम का जो जीव है वो हरिशंकर परसाई की एक हास्य व्यंग विधा में रचित कहानी है। और जो बोला हरिशंकर परसाई है वो हिंदी की एक महत्वपूर्ण जो हास्य व्यंग विधा के वो सशक्त हस्ताक्षर है वो रहे हैं। इनकी अगर प्रमुख अगर व्यंगों की बात करें तो उसमें एक सदाचार का ताबीर, तुलसीदास चंदन घिसे, ठठुरता हुआ, गणतंत्र और भोलाराम का जीव है इत्यादि महत्वपूर्ण। इसके अलावा इन्होंने जो वसुधा से वो जबलपुर पत्रिका है उसकी जो प्रकाशन का कार्य है वो भी उन्होंने किया था। तो ये जो भोलाराम का जीव है, ये जो व्यंग विधा है उसका स्टेटमेंट है, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग जाती है, 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है, 20 में जाता है हमें 20 बार एक ही बात का। तो भोलाराम का जीव में ये वार्तालाप किन चरित्रों के मध्य हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास, भोलाराम का जीव और चपरासी, नारद और चपरासी, नारद और साहब, और भोलाराम की पत्नी और साहब। तो ये जो इस बातचीत वार्तालाप होता है वो होता है नारद और साहब के बीच। और इसके अलावा जो साहब हैं वो नारद से उनकी जो सुंदर वीणा है वो भी ले लेते हैं। तो जो नारद हैं, जो साहब हैं, वो नारद से जो बोलाराम की जो फाइल है वो आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत के तौर पर वो क्या रख लेती हैं, वो रख लेती हैं उनकी बीना। वो बीना क्यों रख लेती हैं, क्योंकि जो साहब की जो पुत्री है वो गाना बजाना है वो सीखती है। तो वो बोलते हैं कि जो अगर ये बीना मिल जाएगी तो इससे बढ़िया जो सुर संगीत है वो निकलेगा। तो जो स्टेटमेंट जो वार्तालाप है वो है नारद और साहब के बीच में। फिर है, ये कृति है और उनकी जो पंक्तियां हैं उनका जो मिलान है वो करना है। आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुर्दैया, और एक कहानी है अभी। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई और मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा। लेखन एक अनवरत यात्रा जिसका ना कोई अंत है ना मंजिल, बस निरंतर चलते जाना ही जिसकी अनिवार्यता है, शायद नीति भी। बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उसे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो ना हो। लेखन के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ, और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं, कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, और जो उसमें नहीं घुमड़ घुमड़ कर अनुवादों के मामले में भी। तो एक तरफ तो दी गई है कृति और दूसरी तरफ इनका जो रचना कर्म कार्य है वो दिया हुआ है। तो आवारा मसीहा ये जीवनी है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, मुर्दैया डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा, और एक कहानी है अभी मनु भंडारी की आत्मकथा। तो आवारा मसीहा का जो स्टेटमेंट होगा वो होगा ये वाला। बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उसे विदा लेने लगा।
शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो ना हो। तो जो विष्णु प्रभाकर है वो शरत चंद्र के बारे में ये बात है वो लिखते हैं। फिर है क्या बोलूं क्या याद करूं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है, लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ, और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं, कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा। अनुवादों के मामले में तो जो क्या बोलूँ जो क्या याद करूँ जो आत्मकथा है, उसकी भूमिका में हरिवंश राय बच्चन ने ये बात है वो लिखी है। मुर्दैया तुलसीराम की आत्मकथा है। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई, मेरे गहरा प्रकोप पड़ा। ये है मुर्दैया से। और अंत में है एक कहानी, यह भी मनु भंडारी की आत्मकथा है। लेखन एक अनवरत यात्रा, जिसका ना कोई अंत है ना मंजिल, बस निरंतर चलते जाना है जिसकी अनिवार्यता है शायद नियति भी। तो ए का स्टेटमेंट है थर्ड, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार माटी की मूर्तों में क्या चीज है। तो जो माटी की मूर्तें हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक रेखा चित्र संस्मरण उसमें शामिल होती है। मैं रेखा चित्र और संस्मरण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेखा चित्र और संस्मरण के बीच में एक बहुत ही महीन रेखा होती है, इसलिए कई रेखा चित्रों को संस्मरण और संस्मरण को रेखा चित्र है वो बोल दिया जाता है। तो लेखक के अनुसार माटी की मूर्तों में क्या चीज है, ऑप्शन हैं। तो जो माटी की मूर्तें हैं उनके जो रचनाकार हैं वो कौन है, वो रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। जिंदगी, मृत्यु, गरीबी और गिरना। और ये जो माटी की मूर्ति जो बुक है, जो रेखा चित्र है, वो रामवृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग जो सेंट्रल जेल है उसमें लिखते हुए लिखे थे। इसके अलावा इसमें जो कुल जो वो है पात्र जो संस्मरण है जो रेखा चित्र उनकी जो संख्या है वो है 12। पहले 11 थी लेकिन उसमें जो रजिया जुड़ गई तो उसकी संख्या हो गई थी 12। लेखक के अनुसार माटी की मूर्तों में क्या चीज है, ऑप्शन है जिंदगी, मृत्यु, गरीबी और गिरना। तो लेखक के अनुसार माटी की मूर्तों में वो है जिंदगी। तो जो माटी की मूर्ति जो रेखा चित्र है उसकी जो भूमिका है राम वृक्ष बेनीपुरी है, तो उसमें उल्लेखित किया कि माटी की मूर्तियां हैं उसमें क्या चीज है, जिंदगी। और ये माटी की मूर्ति हैं वो क्या सिद्ध हुई है, वो सोने की मूर्ति हैं वो सिद्ध हुई। जब तक इंसान अंधेरी रात ना देखे तब तक रोशनी के वक्त उसे कैसे मालूम हो। उपरोक्त अंश है वो किस रचना से लिया गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। जब तक इंसान अंधेरी रात ना देखे तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो। उपयुक्त अंश किस रचना से लिया गया है, ऑप्शन है प्रेमचंद घर में, ये शिवरानी देवी द्वारा रचित जीवनी है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संस्मरण। जब तक इंसान अंधेरी रात ना देखे तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो। उपयुक्त अंश किस रचना से लिया गया, तो ये जो अंश लिया गया वो लिया गया है प्रेमचंद घर में। और इसकी जो जीवनीकार है वो है शिवरानी देवी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1944। अगला प्रश्न है, अपउदरी है वो किसकी आत्मकथा है। तो जो आपउदरी है वो हमको देखना है कि किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है मनु भंडारी। तो जो मनु भंडारी की जो आत्मकथा है वो है एक कहानी, ये भी जिसका प्रकाशन वर्ष 2007 है। रमनिका गुप्ता, शिवरानी देवी और शिवानी। तो जो आपउदरी जो आत्मकथा है वो है रमनिका गुप्ता। इसमें उन्होंने बोला है एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा। तो जो आपउदरी है उसका मतलब होता है एक जिद्दी लड़की। तो एक वो जिद्दी लड़की की आत्मकथा है वो लिखा है रमनिका गुप्ता ने। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2015-16। तो आप उधरी है वो किसकी आत्मकथा है, वो है रमनिका गुप्ता। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2015-16। और आप उधरी का मतलब होता है एक जिद्दी लड़की। और इसके अलावा इनका जो आत्मकथा उसका जो दूसरा भाग है वो है हादसे में। भोलाराम का जीव में पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने क्या रख लिया था। तो जो भोलाराम का जीव है वो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक हास्य व्यंग विधा की कथा है। और इस जो कथा है इसमें उन्होंने सरकारी कार्यालयों में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है और जो लाल फीताशाही है उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन है वो किया है। तो उसमें जो भोलाराम का जो व्यक्ति है उसको रिटायर हुए 5 वर्ष हो जाते हैं, लेकिन वो 5 वर्ष के बाद भी उसका जो पेंशन वगैरह वो नहीं मिलती है, वो दर दर की जो ठोकना है वो खाता है वो रहता है। तो भोलाराम का जीव में पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने वो नारद से वो रख लेता है। जब नारद और जब अफसर के बीच में जब चर्चा होती है, जब नारद और अफसर के बीच में चर्चा होती है
तो वो उनसे बोलता है कि बोलाराम की फाइल है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ दीजिए। तो वो बोलते हैं नारद कि मेरे पास क्या है, मैं तो बैरागी व्यक्ति हूँ। तब वो बोलते हैं भोलाराम का जीव पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने क्या लिख रखा था, रुपया, गदा, बीना और बांसुरी। तो वो रख लेते हैं उनकी सुंदर बीना को। तो बड़ा अफसर है वो, नारद की जो बीणा है वो उसको रिश्वत के तौर पर है वो रख लेता है। और बीणा वो क्यों रख लेता है, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो गाना बजाना है वो बजाती है, इस वजह से। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ है वो किसकी रचना है? तो जो जामुन का पेड़ है वो रचना है कृष्णचंद्र की। जामुन का पेड़ है वो किसकी रचना है? जामुन का पेड़ जो रचना है वो है कृष्णचंद्र की। और ये एक हास्य व्यंग विधा में रचित रचना है। और इसमें जो सरकारी कार्यालयों में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है या जो लाल फीताशाही है उसका वो मार्मिक वर्णन वो कृष्णचंद्र ने जामुन का पेड़ में किया है। उसमें एक जो व्यक्ति है वो, एक तूफान आता है तो उसमें वो उसके नीचे वो दब जाता है, लेकिन उसको जो निकालने की जो प्रक्रिया के दौरान जो फाइल है वो किस तरीके से इधर से उधर जाती रहती है, उसको चित्रित किया गया है। किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होगी तो सुरक्षा व्यवस्था क्षत्रिय संभालते होंगे। तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी यह कार्य किया होगा। यह किस पुस्तक का जो अंश है वो है? बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है ये कि किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होगी तो सुरक्षा व्यवस्था क्षत्रिय संभालते होंगे। तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी यह कार्य किया होगा। यह किस पुस्तक का अंश है? तो ये जो पुस्तक का जो अंश है, ऑप्शन है आवारम मसीहा, संस्कृति के 4 अध्याय, क्या भूलूं क्या याद करूं, और एक कहानी है भी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। और ये जो आत्मकथा इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1969। तो हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं उसमें इस बात का उल्लेख किया है, किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होगी तो सुरक्षा व्यवस्था क्षत्रिय संभालते होंगे। तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी यह कार्य किया होगा। मेरी तिब्बत यात्रा में जो प्रथम खंड है वो कौन सा? तो मेरी जो तिब्बत यात्रा है वो राहुल सांकृत्यायन का एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937। और ये जो यात्रा वृत्तांत है उसे राहुल सांकृत्यायन ने जो 5 उपशीर्षक हैं उसमें विभाजित किया है। लहासा से उत्तर की ओर, चार की ओर, साक्यों की ओर, जैनम की ओर और नेपाल की ओर। ये इसके जो 5 शीर्षक है वो है। तो सबसे पहला है वो है लहासा से उत्तर की ओर, चार की ओर, साक्यों की ओर, जैनम की ओर और नेपाल की ओर। तो मेरी तिब्बत यात्रा में जो प्रथम खंड है वो कौन सा है? वो है लहासा से उत्तर की ओर, चार की ओर, साक्यों की ओर, जैनम की ओर, नेपाल की ओर, और सबसे अंतिम है वो है नेपाल की ओर। तो प्रारंभ होता है, प्रथम प्रारंभ है वो है लहासा से उत्तर की ओर और अंत है वो है नेपाल की ओर। संस्कृति के 4 अध्याय के जो लेखक हैं वो कौन है? तो जो संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं वो राम धारीसिंह दिनकर द्वारा रचित जो भारतीय सांस्कृतिक जो इतिहास है उस पर रचित पुस्तक, और इसे उन्होंने जो 4 अध्याय हैं उसमें विभाजित है वो किया है। तो संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं उसके जो लेखक हैं वो है राम धारीसिंह दिनकर। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। और ये पुस्तक है उन्होंने जो समर्पण की है वो है भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी को। जीवनी लेखन में किन घटनाओं का चयन किया गया? बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है कि जीवनी लेखन में किन घटनाओं का चयन किया जाता है। ऑप्शन है जिनमें संवेदना की गहराई हो, अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन हो, भावों को आंदोलित करने की शक्ति हो और उपरोक्त सभी। तो जीवनी लेखन में है वो किन घटनाओं हैं उनका जो चयन है वो किया जाता है। जिनमें संवेदना की गहराई हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जीवनीकार है वो जीवनीकार है वो जो जिस व्यक्ति पर जीवनी रख रहा है उसके उन्हीं महत्वपूर्ण जो अंशों को लेता है जिनमें जो संवेदना की जो गहराई है वो होती है। इसके अलावा अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन भी होना चाहिए और भावों को आंदोलित करने हैं उसकी शक्ति भी होनी चाहिए। ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं वो जो विष्णु प्रभाकर कृत जीवनी है आवारा मसीहा, जो कि कथा शिल्पी शरतचंद्र पर आधारित है, उसकी जो भूमिका है उसमें उन्होंने बात को बोला भी है। तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, उपरोक्त सभी। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा जो रचित जीवनी है आवारा मसीहा, उस बारे में उन्होंने उसकी जो भूमिका है उसमें उन्होंने उल्लेखित भी किया है कि जिसमें संवेदना की गहराई हो, अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन हो
और भावों की आंदोलन करने की शक्ति हो, तो इसलिए जीवनी घटनाओं में इन घटनाओं का जो चयन है वो किया जाता है। मुर्दैया है वो किसकी आत्मकथा है? तो जो मुर्दैया है वो डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। और ये जो आ, धर्मपुर है, धर्मपुर के जो मुर्दैया है गांव है, उस पर ये आधारित है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2010। तो मुर्दैया वो किसकी आत्मकथा है? वो है डॉक्टर तुलसीराम की। रमनिका गुप्ता की जो आत्मकथा वो है आप उदरी और हादसे में। इसके अलावा ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उनकी जो आत्मकथा बड़ी महत्वपूर्ण है वो है जूठन। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र ठकुरी बाबा के ठकुरी बाबा क्या है? ऑप्शंस हैं नर्तक, वादक, लेखक, रसिया और बृहा गायक। तो महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र है वो है, रेखा चित्र संस्मरण है वो है स्मृति की रेखा। तो स्मृति की रेखा में उन्होंने 7 जो व्यक्ति हैं उनका संस्मरण किया है, उसमें एक है ठकुरी बाबा। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। तो जो महादेवी वर्मा के जो ठकुरी बाबा हैं वो क्या थे? वो थे रसिया और बृहा गायक। अगला प्रश्न है, तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया का आरंभ होता है। तो डॉक्टर तुलसीराम की जो आत्मकथा है मुर्दैया, उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 2010 है। और इस आत्मकथा को उन्होंने 7 उपशीर्षक हैं उसमें विभाजित किया है। और इसका जो पहला जो उपशीर्षक है वो है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इस तरीके से तुलसीराम की जो आत्मकथा मुर्दैया का जो प्रारंभ होता है वो होता है भूत प्रेत और अंधविश्वास से। तो ये आंसर है वो हमारा सही है। प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना? तो जो प्रेमचंद घर में है वो किस विधा की रचना? तो प्रेमचंद घर में है वो शिवरानी देवी द्वारा रचित वो जीवनी है। तो जीवनी है वो सही आंसर है। मनु भंडारी के पति कौन थे? तो मनु भंडारी के जो पति थे वो थे राजेंद्र यादव। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीह किसकी जीवनी है? एक कथा शिल्पी जो शरद चंद्र है उनकी जीवनी है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं कब प्रकाश? तो जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में विभाजित है। क्या बोलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो इसका जो पहला भाग है क्या बोलूं क्या याद करूं, वो कब प्रकाशित हुआ था? वो हुआ था 1969 में। कृष्णचंद्र की हास्य व्यंग्य जो कहानी है उसका जो वो नाम है वो है जामुन का पेड़। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास को किसने 4 अध्याय भागों में बांटकर लिखा है? हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्ति हुए। तो भारत की जो सांस्कृतिक इतिहास है उसको 4 भागों में बांटकर लिखने वाले व्यक्ति हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी पुस्तक का नाम है संस्कृति के भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, और जिसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। इस तरीके से हमारा जो हिंदी गद्य की जो अन्य विधा हैं वो MCQ आज हमारी समाप्त होती हैं। इसके अलावा हिंदी कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास और हिंदी गद्य की अन्य विधाओं, उसको हमने जो इकाई 5 है टोटल हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमारा जो गद्य वाला जो सेक्शन है वो आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम जो MCQ सीरीज उसको आगे बढ़ाएंगे वो है कविता और जो साहित्य वाला जो सेक्शन है उसकी तरफ। धन्यवाद।